हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। पॉलिटी की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने देखा था संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधानवाद के विभिन्न उपकरण क्या हैं। और आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और साथ में संविधान के जो ऐतिहासिक विकास हुआ है संविधान का, उसका आधार क्या है, वो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे। वहाँ से लेकर धीरे धीरे किस तरीके से अलग अलग एक्ट के ज़रिए हम 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आए और वहाँ से फिर हमने 1947 में 46 में संविधान सभा का गठन हुआ और अपना एक संविधान बना। तो इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, कैसे कैसे ये विकास क्रम रहा है, इसको भी आज समझेंगे। आज समझना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो पिछली बार की बातचीत हुई थी उसमें मैंने आपको कहा था संविधानवाद के लिए क्या क्या टूल हैं, क्या क्या उपकरण हैं, किस किस तरीके से सरकार को सीमित किया जा सकता है। और उसमें हमने देखा था विधि का शासन, जो कि डायसी, ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक डायसी के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। विधि का शासन में हमने क्या देखा था? विधि का शासन में हमने देखा था कि विधि की सर्वोच्चता होगी, यानी कानून सबसे ऊपर है, विधि बनाने वाला भी विधि से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि विधि के समक्ष समता है। जिसका मतलब क्या है कि किसी को भी कोई विशेष छूट नहीं है, किसी तरह की विशेष छूट नहीं है। ठीक है, समान लॉ, एक समान कानून सब पर लागू है और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में सबकी सुनवाई होती है, वो कोई भी हो, कानून के सामने सभी समान है। लेकिन आज हमें इसका अपवाद देखना है। इसका अपवाद क्या क्या हो सकता है? क्या भारतीय संविधान में विधि का शासन बिल्कुल उसी रूप में है जिस रूप में हमने यहां देखा? नहीं, हर चीज में एक अपवाद आ जाएगा। अपवाद जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यों में जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं, उनके लिए कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं। ये उन्मुक्तियां क्या हैं? पहली उन्मुक्ति तो ये है कि भाई अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, अपने ऑफिस में होते हुए, मतलब पद पर होते हुए जो भी इनके डिसीजंस होंगे उसके लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। आपको पता है कि जितने भी कामकाज होते हैं भारत सरकार के, वो किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे भी। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कामकाज होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो हेड है वो राष्ट्रपति। अब अपने ऑफिस में रहते हुए, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी वो साइन करता है, जिस पर भी सहमति देता है, उसके लिए उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और यही सेम बात राज्यों के राज्यपाल पर भी लागू होता है। तो किसी भी न्यायालय में इनके फैसलों के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। पहली बात तो यह है। तो यह एक तरीके की उन्मुक्ति है, 361 में दिया गया है। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी तरह की आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी तरह की शुरू नहीं होगी जब वे पद पर हैं। ध्यान रखिए, जब वे पद पर हैं तब। पद से जब हट गए, रिजाइन कर दिया, या अब राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, तब हो सकती है। लेकिन जब तक ये पद पर हैं तब तक कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। और यहां आपराधिक को घेर लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात हो रही है। और इसमें भी एक कंडीशन यह है कि कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू भी नहीं होगी
और मान लीजिए किसी पर कोई आपराधिक प्रोसीडिंग चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल हो रहा है, उस समय अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाता है तो उसको चालू भी नहीं रखा जाएगा, यानी जो चल रहा होगा उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो एक तो शुरू नहीं होगी, ठीक है, शुरू नहीं होगी और चालू भी नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दी गई है, उन्मुक्ति दी गई है। तो भाई विधि का शासन है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि कोई भी अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दायरे में आता है, कोई अपराध करता है, भले ही वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी विधि के समक्ष उसी तरीके से डील करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, अगर उस दौरान राष्ट्रपति रहने के दौरान अगर कुछ अपराध हो जाता है उससे, तो भी उस पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी और नहीं चालू रखा जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सिविल मामलों में क्या होगा? अगर सिविल मामलों की बात करेंगे, सिविल मामलों में आपराधिक कार्यवाही का मतलब क्या हुआ? किसी ने हत्या कर दी, डकैती कर दिया, किसी ने बलात्कार कर दिया, ये सब आपराधिक कृत्य हैं। लेकिन सिविल मामले भी तो होते हैं, जैसे संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है या फिर कोई पारिवारिक विवाद है, ये सब सिविल मैटर्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट है, फिर भी अगर कार्यवाही शुरू करनी हो तो 2 महीने का नोटिस देना होगा। उस नोटिस में पर्याप्त रूप से जानकारी देनी होगी कि किस आधार पर यह कार्यवाही शुरू करने की डिमांड की गई है। 2 महीने का नोटिस जब पूरा हो जाएगा तभी कार्यवाही शुरू होगी। तो अंतर क्या है? यहां आपराधिक मामलों में तो कार्यवाही शुरू ही नहीं की जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन सिविल मामलों में 2 महीने के नोटिस पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। पहली बात तो ये है। ये राष्ट्रपति के मामले में भी है और राज्यपाल के भी मामले में है, ये भी ध्यान रखिए। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 361 में दिया गया है। तो ये विधि के समक्ष समता या विधि का शासन का एक अपवाद है। हम कह रहे हैं विधि का शासन में कि भैया विधि के सामने सब बराबर हैं, विधि सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि सबके लिए बराबर है, सामान्य अदालतों में सबकी सुनवाई होगी, समान कानून सब पर लागू होगा। लेकिन उसका अपवाद कहां मिल रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट के उसमें है राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका का हेड है, तो इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं शुरू हो सकती है। ये एक उन्मुक्ति है। दूसरा, आप देखते हैं जो डिप्लोमेट्स होते हैं, विदेशी राजनयिक, फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स पर अगर इन्होंने कुछ कर दिया इंडिया में, तो इन पर इंडिया में कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि इनको अपने बाहर कर दिया जाता है, इनको उनके देश वापस कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय कानूनों के हिसाब से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो देश वापस कर दिया जाता है, वापस लौटा देते हैं। ये भी एक इम्यूनिटी। तीसरा, आर्टिकल 105 जब हम पढ़ेंगे आगे, तो आर्टिकल 105 में सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है। इसी तरीके से राज्यों के मामले में आर्टिकल 194 में विशेषाधिकार दिया गया है जो विधायक हैं, विधानसभा के मेंबर्स हैं, और आर्टिकल 105 में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज और एमएलएज, या जिनमें 2 सदनीय व्यवस्था है जिन राज्यों में, उसमें विधान परिषद के भी सदस्य, इनके लिए भी इम्यूनिटी है कि संसद के फ्लोर पर इन्होंने जो भी कहा, हाउस के फ्लोर पर इनकी जो भी बातें हुई हैं, उस पर कोई अदालत में इनको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो इनकी कही गई बातें कहां पर? संसद के भीतर या फिर विधानसभा के भीतर, विधानमंडल के भीतर, फ्लोर पर सवाल जवाब होता है ना, जैसे प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल में सवाल पूछा जाता है, फिर वो कोई जानकारी देते हैं। उस दौरान जो भी संसद के फ्लोर पर उनकी बातचीत होती है, जो भी ये बात कहते हैं, उसके लिए न्यायालय में इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा, न्यायालय की अवमानना जैसे कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
और प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक तरह की इम्यूनिटी है। ये सारे अपवाद हैं विधि का शासन के। ठीक है, आर्टिकल 361 में देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण राज्य प्रमुख को दिया हुआ है, जो कि अब है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए उनके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल और राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी न ही चालू रखी जाएगी। ठीक है, उनके पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। ठीक, और सिविल मामलों में भी कोई सिविल कार्यवाहियां जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध दावा किया जाता है, उसमें क्या करना होगा? लिखित सूचना देनी होगी। ठीक, कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 माह का समय समाप्त नहीं हो गया तब तक, मतलब लिखित सूचना 2 महीने के नोटिस के बाद ही कोई सिविल मामला भी शुरू किया जा सकता है। तो ये क्या है? अपवाद है विधि का शासन का। चलिए आगे हम देखेंगे शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के भी क्या क्या अपवाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, हमारी टीम के लगभग सभी टीचर्स से आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो जाकर यूट्यूब पर स्टडी IQ हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाकर उनकी क्लासेस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर में मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का ये बैच है। ठीक है, 17 दिसंबर से इनफैक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें एडमिशन की जो तारीख है अंतिम वो है 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये कोर्स 28,999 में अवेलेबल है, 2027 के लिए 34,999 में अवेलेबल है। आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है SIQH। ध्यान रखिए SIQH। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम छूट के बाद ये प्राइस पॉइंट मिल जाएगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें शामिल है। मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम शामिल है। इसका मतलब अगर आप PT में पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा, निःशुल्क होगा और यहीं आपकी तैयारी कराई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। 1-to-1 मेंटोरशिप की सुविधा है। इसके साथ साथ निबंध भी है इसमें, CSET भी है इसमें और आंसर इवैल्यूएशन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ इसमें शामिल है, एक पूरा पैकेज है। तो SIQH का इस्तेमाल कीजिए या फिर स्टडी IQ के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो, उनको भी बता सकते हैं कि SIQH का इस्तेमाल करके मुझे एडमिशन लेना है। चलिए, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के क्या क्या अपवाद हैं। पहला अपवाद तो देखिए कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं वोट डालने के लिए आम चुनावों में, तो किसे चुनते हैं? सांसदों को चुनते हैं। सांसद के जो सीट्स होते हैं चुने जाते हैं ये सांसद। भाई इलेक्शन में आप क्या करते हैं? इलेक्शन में जाकर जब वोट डालते हैं तो या तो सांसद चुनते हैं या राज्यों के लिए विधानसभा के सीट्स के लिए विधायक चुनते हैं। तो सांसदों या विधायकों को चुनते हैं आप। अब जब इनको चुनते हैं तो ये किसका हिस्सा हुए? ये विधायिका के हिस्सा हुए। और विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है, कानून पास करना, यही तो विधायिका का काम है। लेकिन इन्हीं सांसदों में से जब चुनकर ये चले जाते हैं तो जब सरकार बनती है, इन्हीं सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव होता है। सांसद ही तो होते हैं मंत्री। एक क्लॉज ये भी है कि बिना सांसद रहे भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद आप नहीं रह सकते, यानी 6 महीने के भीतर आपको कहीं ना कहीं से सांसद या विधायक बनना पड़ेगा। तो सांसद या फिर विधायक ये चुने गए हैं विधायिका के लिए, और फिर ये जब मंत्री परिषद का पार्ट हो जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो जाते हैं,
तो फिर ये कार्यपालिका के सदस्य हो जाते हैं। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य हो गए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ। एक तो हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका, जो नौकरशाह होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं, मतलब सरकारें आती जाती रहती हैं, ये भी कार्यपालिका के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, लेकिन ये बदलते नहीं हैं, ये अपने रिटायरमेंट तक पोस्ट पर बने रहते हैं, सर्व करते हैं। और एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी राजनीतिक कार्यपालिका। ये कौन है? ये मंत्रिपरिषद है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। विधायिका में जो लोग चुनकर आए हैं उनमें से मेंबर्स को बनाया जा रहा है मंत्रिपरिषद का पार्ट, यानी कि विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका का चयन हो रहा है। तो अगर ये विधायिका है, ठीक है, ये लेजिस्लेचर है, तो ये हुआ मंत्रिपरिषद। सारे सांसदों में से ही ये चुनकर आए मंत्रिपरिषद के सदस्य, जो कि कार्यपालिका के सदस्य हैं। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उसका अपवाद क्या है? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में हमने क्या देखा था कि भाई विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, और न्यायपालिका का काम है समीक्षा करना, निर्वचन करना, डिस्प्यूट सुलझाना, ये न्यायपालिका का काम है। और तीनों के काम अलग अलग हैं और तीनों एक दूसरे के काम में इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। यही तो देखा था शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इसमें कई सारे अपवाद हैं, और अपवाद में पहला अपवाद तो यह है कि विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका निकलती है। विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। दोनों के काम अलग अलग हैं। सांसद चुन के जाता है, अगर संसद में या विधानमंडल में विधायक चुनकर जाता है, उनका काम बेसिकली क्या है? कानून बनाना, विधायिका के मेंबर। लेकिन जिसका काम कानून बनाना है उसी में से कुछ मेंबर्स मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो गए, और अब उनका काम क्या हो गया? कानून को लागू करना। ठीक है, तो वो कार्यपालिका के मेंबर हो गए। तो ये एक अपवाद हो गया। इसका मतलब यहां शक्ति बिल्कुल अलग अलग नहीं। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर कांग्रेस, जो वहां की संसद का नाम है कांग्रेस, का कोई मेंबर है, वो राष्ट्रपति के कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, प्रेसिडेंट की टीम का हिस्सा नहीं है, वो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई मेंबर जो कांग्रेस का मेंबर है, वहां की विधायिका का मेंबर है, अगर मान लीजिए वो राष्ट्रपति के कैबिनेट में भी आ जाता है, उसके मंत्रिमंडल में भी आ जाता है, तो फिर उसको यहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो यहां आ सकता है। और जो यहां है वो इसमें नहीं हो सकता। यानी विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में कोई कॉमन लोग नहीं हो सकते। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को चुना है। हमारा संविधान ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को चुनकर लाया। तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो चलता था वही हमारे यहां चलता है, और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के हिसाब से विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका निकलती है। तो पहला अपवाद तो ये हो गया। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है अध्यादेश। अध्यादेश आर्टिकल 123 में है। अभी आप पूरा परेशान मत होइएगा कि अध्यादेश क्या है, लेकिन मोटे तौर पर आपको मैं अंदाजा दे देता हूं। देखिए, विधायिका का काम है कि वो कानून बनाए, संसद का काम है कि वो कानून बनाए। लेकिन मान लीजिए संसद के सत्र जब चलते हैं, संसद के इंडिया में 3 सत्र होते हैं, 2 मैंडेटरी सत्र होते हैं, 2 तो होने ही चाहिए। जब हम संसद पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि 2 कैसे होने चाहिए।
लेकिन 3 सत्र अमूमन आप देखते हैं कि 3 सत्र होता है, ठीक है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किसी कानून को पास करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि विधेयक संसद में पेश हो, लोकसभा में या राज्यसभा में। साधारण विधेयक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा में पेश हो। अगर लोकसभा में पेश हो रहा है तो यहां से पास होकर राज्यसभा में जाए और यहां से फिर राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे दे, साइन कर दे, तो वो बन गया क्या? अधिनियम, एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। इसी तरीके से मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल पेश हुआ है, फिर वो जाएगा लोकसभा में और लोकसभा से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट की अनुमति होगी, एक्ट बन जाएगा। यानी एक्ट पास करने का तरीका क्या है? और सेम राज्य के विधानसभा में होता है। अगर एक सदनीय है तो विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास जाता है, उसकी अनुमति के बाद कानून बन जाता है। अगर द्विसदनीय है तो दोनों सदनों से पास करके राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल की अनुमति के पास कानून बन जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों से उसको पास होना है और पास होकर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास से जब पास हो जाएगा, मतलब जब उसकी अनुमति हो जाएगी उस पर, तो फिर वो कानून बनेगा, एक्ट बनेगा। लेकिन ये कब होगा? इसके लिए दोनों सदनों का सत्र में होना जरूरी है ना। सत्र होते हैं 3। मान लीजिए दोनों सदन एक साथ सत्र में नहीं है, कोई एक ही सदन सत्र में है। लेट्स से लोकसभा सत्र में है और राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो क्या कानून बन पाएगा? भाई लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा सत्र में है ही नहीं। जब तक राज्यसभा से पास नहीं होकर जाएगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए राज्यसभा ही सत्र में है केवल और लोकसभा सत्र में नहीं है, तो भी कानून नहीं बन पाएगा। और अगर दोनों सत्र में नहीं है तब तो बात ही खत्म। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सत्र में नहीं है तब तो कानून बन ही नहीं सकता। सवाल यह है कि जब ये सत्र में नहीं है और उस समय देश में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी मतलब वो वाला इमरजेंसी नहीं जो आपने सुना है, इमरजेंसी सामान्य भाषा में कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अभी के अभी कानून बनाना है, तुरंत कानून बनाना है, तो कानून क्या वेट करना होगा कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ जब सत्र में आएंगे तब जाकर कानून बनेगा? उसके लिए एक अध्यादेश की प्रक्रिया दी गई है कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर दिया गया है कि आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को फाइनली संसद से अप्रूव कराना पड़ता है, लेकिन जब हम अध्यादेश पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि इस अध्यादेश की शक्ति बिल्कुल वही है जो संसद द्वारा पारित कानून की शक्ति है। तो शक्ति संसद से पारित कानून के बिल्कुल बराबर है, कानून के बराबर है। ठीक है। तो अब सवाल है कि अपवाद कैसे हुआ? अपवाद इसलिए हुआ कि यहां अध्यादेश कानून के बराबर पावर रखता है, कानून ही है वो अध्यादेश, लेकिन बना कौन रहा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, कार्यपालिका का प्रमुख है। कार्यपालिका प्रमुख कानून बना रहा है आर्टिकल 123 के तहत अगर, और कानून बनाने का काम किसका था? कानून बनाने का काम तो विधायिका का है। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका वाला काम कर रही है, तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का अपवाद हो गया ये। ठीक है। जो काम विधायिका को करना चाहिए था उसके लिए प्रोविजन कहां दिया गया है? 123 में, कानून बनाने का। तो ये दूसरा अपवाद हो गया। तीसरा अपवाद क्या हो सकता है? तीसरा अपवाद है प्रत्यायोजित
विधान, ठीक है, इसी को अधीनस्थ विधान भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड या फिर सबऑर्डिनेट। अब आपने देखा होगा कि भाई अभी नागरिक जो अधिनियम है, नागरिकता से संबंधित, ठीक है, नागरिकता से संबंधित अधिनियम पास हो गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हो गया था पहले ही, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। और मैंने अपने YouTube की क्लास में भी आपको बताया था कि वो इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके तहत कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स नहीं बने थे, सरकार ने वो रूल्स नहीं बनाए। तो देखिए, जब कोई कानून बनता है उस कानून को बनाने में बहुत सारी पेचीदगी होती है, बारीकियां होती हैं, और ये बारीकियां तकनीकी होती हैं, तकनीकी बारीकियां हैं। जैसे मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो साइबर सिक्योरिटी का दायरा, एक कानून जब बनता है तो आप देखेंगे उसमें परिभाषाएं भी होती हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ। अगर हम साइबर सुरक्षा कह रहे हैं तो साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है, साइबर खतरा का मतलब क्या है। कोई भी आप अगर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब जाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ने, तो उसमें बहुत बारीकी से हर एक चीज़ का वर्णन किया रहेगा, और हर डायमेंशन को, उसमें जितने भी संभावित डायमेंशन हैं उनको सोचकर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, तो साइबर अटैक किसको माना जाएगा? एक तरह का साइबर अटैक तो है नहीं भाई, फोन से भी फ्रॉड हो जा रहा है, किसी अननोन नंबर को भी उठाने पर फ्रॉड हो जा रहा है, वो भी साइबर अटैक। कोई मैसेज आ रहा है उसके जरिए भी आपसे फ्रॉड हो जा रहा है, बिना OTP के ही पैसा फेच हो जा रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड धोखाधड़ी हो रही है, किसी के फोटोग्राफ्स ब्रीच हो जा रहे हैं, किसी के वीडियो के साथ कुछ छेड़खानी कर दी जा रही है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो जाहिर तौर पर बहुत तकनीकी लोग ही इसको समझ पाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बारीकियां हैं वो कौन समझ पाएगा? जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा वही समझ पाएगा। लेकिन कानून बना कौन रहा है? कानून तो बना रहा है विधायिका के लोग बना रहे हैं, यानी मंत्री बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और कार्यपालिका में भी कौन है? मंत्री हैं। सरकार ही तो पास करवाती है कोई कानून, एक्ट तो वही लेकर ले आती है। तो ये मंत्री और सांसद इतने कैपेबल नहीं होते कि किसी कानून को वो पूरी तरह से फ्रेम कर पाए। फ्रेम तो करेंगे ही, उनका काम ही है, लेकिन कानून को पुख्ता तरीके से फ्रेम करने के लिए जरूरत पड़ती है नौकरशाहों की। अब ये कानून बना दिया गया, लेकिन इसको संपूर्ण बनाने के लिए इसकी फ्रेमिंग में नौकरशाहों को अटैच किया जाता है। और मतलब यह हुआ कि दरअसल यह काम विधायिका का था, और इसमें अब ये लेजिस्लेशन, विधायन की शक्ति किसको डेलीगेट की गई है? नौकरशाहों को, ठीक है। ये कार्यपालिका के मेंबर्स हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, विधायिका का काम फाइनली नौकरशाह कर रहे हैं। तो जब भी कोई कानून बनता है आप देखेंगे कि एक कानून का फ्रेम तो बन गया, एक तरीके से ढांचा खड़ा हो गया। अब उसमें अलग अलग तरह की जो बारीकियां हैं उसको भरने का काम कौन करेगा? जैसे मकान बनता है ना भाई, मकान का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब उसमें प्लास्टर करना, उसका इंटीरियर करना, उसका एक्सटीरियर करना, ये कौन करेगा? ये नौकरशाह करेंगे। यानी नौकरशाह इससे रिलेटेड नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उपनियम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम है ये नौकरशाह करते हैं, और इसी को कहते हैं कि ये शक्ति किसकी थी? विधायिका की थी। लेकिन
लेजिस्लेशन के इस पावर को डेलीगेट कर दिया गया है, प्रत्यायोजित कर दिया गया है, सौंप दिया गया है नौकरशाहों को। तो दरअसल ये कौन काम कर रहा है? नौकरशाह कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेकिन अपवाद हो गया ना शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का। भाई विधायिका को जो काम करना था वो कौन कर रहा है? कार्यपालिका का मेंबर कर रहा है। तो ये भी एक अपवाद है। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का ये भी एक अपवाद है। इसी तरीके से और भी अपवाद देख लीजिए। एक अपवाद है कानून जब कोई बनाया जाता है तो उसकी समीक्षा कौन करता है? अदालत, न्यायालय। ठीक। और अगर वो कानून संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसमें कुछ फेरबदल करनी है तो न्यायालय उसके लिए भी निर्देश दे सकता है। यहां तक कि अगर कोई कानून है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो समस्या आके खड़ी हो गई है तो फिर न्यायालय यहां तक करता है कि कुछ गाइडलाइंस दे देता है और कहता है कि भाई इन गाइडलाइंस को जब तक आपका कानून नहीं बन जाता है तब तक इन गाइडलाइंस को मानिए, ये कानून के जैसे हैं। इसको हम कहते हैं न्यायाधीश निर्मित कानून, जज मेड लॉज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक केस हुआ था 1997 में राजस्थान से रिलेटेड विशाखा मामला। यह मामला जुड़ा हुआ था वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से जुड़ा हुआ मामला था। तो कार्यस्थल या वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला था। कोई कानून उपलब्ध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी किए जो हर कंपनी को, हर सरकारी और प्राइवेट कंपनी को अपने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन गाइडलाइंस को लागू करना था। अगर कोई भी शिकायत मिले तो एक कमेटी बनेगी, कमेटी उसकी जांच करेगी और उस जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, कोर्ट को बताया जाएगा। इस तरह के पूरे प्रोविजंस किए गए, एक गाइडलाइंस जारी किया गया जिसमें कानून की ही ताकत थी। ठीक है, बाद में कानून बना पॉश एक्ट। कानून बनाकर बाद में, लेकिन ये जो पीरियड था जिसमें कानून एग्जिस्ट नहीं करता था, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ये जो गाइडलाइंस हैं यही कानून की शक्ल में थे और इन्हीं का पालन करना था। तो अब यहां भी देखिए, कानून बनाना किसका काम है? संसद का। और बना कौन रहा है? न्यायपालिका। तो यहां भी शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का अपवाद हो गया। ठीक है, एक अपवाद देखिए, प्रेसिडेंट की मौत हो गई या किसी वजह से वो अब अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, मान लीजिए किसी वजह से दोनों ही उपलब्ध नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लीजिए दोनों ने रिजाइन कर दिया, अब कौन बनेगा? इंडिया में यह संकट पहली बार 1969 में आकर खड़ा हो गया था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार थे उन्होंने राष्ट्रपति के पद को कॉन्टेस्ट करने के लिए इस्तीफा दे दिया। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर बनाया जाता है CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगर किसी वजह से ये तीनों ही नहीं है, CJI भी नहीं है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है कि भाई जब तक अगला राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए, इलेक्शन ना करा लिया जाए, तब तक के लिए राष्ट्रपति का पद तो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता, हेड ऑफ स्टेट का पद खाली नहीं रह सकता। तो उस समय कोई ना कोई तो राष्ट्रपति रहेगा। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है,
प्रेसिडेंट की मौत हो गई या किसी भी वजह से वो अपने पद पर नहीं रहा या इस्तीफा दे दिया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अब समझिए, राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है। हेड है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस पद पर इन दोनों के नहीं रहने पर कौन आकर बैठ रहा है? हेड ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका से। तो यहां भी शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का अपवाद है ये, ठीक है। चलिए, अब आप जानते हैं कि जब आप बन जाते हैं डीएम तो आपने देखा होगा कि रेवेन्यू कोर्ट लगाए जाते हैं जिलों में। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एसडीएम, इनके कोर्ट्स लगते हैं। कोर्ट लगने का मतलब ही क्या हुआ? ये आईएएस है, ठीक है। ये एसडीएम जो है वो स्टेट की लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके एसडीएम बना है। ये यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बना है। ये किसके मेंबर हैं? स्थायी कार्यपालिका के मेंबर हैं। और लगा क्या रहे हैं? कोर्ट। सुनवाई कर रहे हैं। किसका काम है ये? न्यायपालिका का। इसका मतलब यहां भी शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का अपवाद दिखता है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे अपवाद हैं। और अगला अपवाद है सेबी, विनियामक संस्था है। आरबीआई विनियामक संस्था है। ट्राई विनियामक संस्था है। इंश्योरेंस के लिए विनियामक संस्था है। और ऐसे तमाम सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो रेगुलेशन का काम करते हैं। इनके रूल्स तो ये खुद ही बनाते हैं, ठीक है। उनको लागू भी खुद ही करते हैं, जुर्माना भी खुद ही ठोकते हैं। मतलब विधायिका का भी काम कर लेते हैं, कार्यपालिका का भी काम करते हैं और न्यायपालिका का भी काम कर लेते हैं। तो विनियामक संस्थाएं भी इसका एक अपवाद है। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के ये तमाम अपवाद हैं। इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कठोर रूप में लागू नहीं है। और इस पर पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे यहाँ इंडिया में कठोर रूप से लागू नहीं है। तो सवाल है कि क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है, ठीक है। अमेरिका में कुछ हद तक हमसे कहीं ज्यादा कठोर रूप से शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू है। सही इसलिए है कि मान लीजिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ना हो, अगर ब्यूरोक्रेट्स को शामिल ना किया जाए किसी कानून को बनाने में, तो महीनों लग जाएंगे एक कानून को ड्राफ्ट करने में, क्योंकि सांसद और मंत्री इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अगर कलेक्टर कोर्ट नहीं लगाएगा तो ये सारे मामले कहां चले जाएंगे? अदालत में। और अदालत में ऑलरेडी करोड़ों केस पेंडिंग हैं। तो और ज्यादा केसेस उसमें बढ़ जाएंगे। संसदीय प्रणाली में हम विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका बनाते हैं। ये तो हमारी प्रणाली का ही हिस्सा है, हमने जो प्रणाली अपनाई है उसी का हिस्सा है। तो इंडिया में यह जस्टिफाइड है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत बहुत कठोर रूप में लागू नहीं है। तो किस रूप में लागू है? इसका बाई प्रोडक्ट जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि इसका बाई प्रोडक्ट है
कि चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन की स्थिति हो। तो इसलिए इंडिया में क्या है, विधायिका के कृत्यों पर, कार्यपालिका के कृत्यों पर, न्यायपालिका के कृत्यों पर आपस में चेक एंड बैलेंस का रिश्ता है। कार्यपालिका यानी कि सरकार, इसने एक ऐसा कानून पास कराना चाहा जिसमें कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, मान लीजिए नागरिकों के, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वो एक ऐसा कानून ले आना चाहती है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये कानून क्या खुद से बना देगा? नहीं, मंत्रिपरिषद को कहां लेकर जाना होगा? संसद में। अब संसद में इसको पास कराना होगा, यानी संसद पहला चेक एंड बैलेंस पॉइंट हो गया, जहां पर अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पास कराने लायक नहीं होंगी तो हल्ला हंगामा होगा, वॉकआउट होगा, नेगेटिव वोट्स पड़ेंगे, हो सकता है संसद से यह पास ना हो पाए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि भाई, हम डेमोक्रेसी में है ना, संसद में किस पार्टी में, विपक्ष में कितने लोग हैं, पक्ष में कितने लोग हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी कानून को कैसे पास कराना है, पास होगा भी कि नहीं होगा। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल आ गया है, आपको पता है, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक आया है और इस विधेयक पर जमकर हल्ला हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे संघीय ढांचा किसको कहते हैं। तो पहला चेक तो ये लगा है कि भाई सरकार जो कानून पास कराना चाहती है, जरूरी नहीं कि वो संसद से पास हो जाए, यानी विधायिका पर जाकर वो रुक सकता है। मान लीजिए विधायिका से भी कोई कानून पास हो जाए और उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो एप्रोप्रिएट ना हो, संविधान का उल्लंघन करती हूं, उपबंधों का उल्लंघन करती हूं, किसी नागरिक के अधिकारों को छीनती हूं, तो कहां जाएगा वो? न्यायपालिका द्वारा उसको रोका जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से न्यायपालिका, मान लीजिए न्यायाधीश अगर भ्रष्ट हो जाए तो संसद उसे हटा सकती है। ठीक, सरकार अगर मनमाने तरीके पर उतारू हो जाए, काम ठीक से ना कर रही हो, तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार भी हट सकती है। ठीक, न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और किसी को फांसी की सजा दे दी, तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास, कार्यपालिका के प्रमुख के पास क्षमादान की शक्ति दी गई है कि उसको क्षमा भी कर सकता है। और इसको भी आप अपवाद में लिख लीजिए, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अपवाद में, कि भाई न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं अपील नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और किसी को फांसी की सजा दे दी। ठीक, इसने अपील किया किसके पास? राष्ट्रपति से क्षमादान मांगा, पार्डन मांगा, या कम्यूट करने के लिए मांगा, लघुकरण करने के लिए मांगा। ठीक है, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई, उसने डिमांड किया कि भाई मुझे उम्र कैद दे दीजिए, फांसी मत दीजिए। तो क्षमादान शक्ति जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, फिर भी हो सकता है ना कि फांसी की सजा देने में सुप्रीम कोर्ट से ही कोई भूल हो गई हो, कोई ऐसे साक्ष्य या तथ्य बाद में प्रकट कर दिए जाएं जिससे समझ में आए कि भैया इसमें गलती हो गई। तो एक ऑप्शन फिर भी खुला है, राष्ट्रपति से क्षमादान। ये सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है, बदल सकता है। ठीक है, उसकी अवधि को भी कम कर सकता है, सजा की मात्रा भी कम कर सकता है, और यहां तक कि सजा माफ भी कर सकता है। माफ कर सकता है मतलब ऐसा जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो। तो अब सवाल है कि काम किसका है? ये सजा देना, सजा माफ करना, सजा कम करना, ये किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। और कर कौन रहा है?
कार्यपालिका का प्रमुख कर रहा है। तो ये भी एक अपवाद है, ठीक है। और इसी तरीके से चेक एंड बैलेंस बना हुआ है एक दूसरे पर। तो भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है उसके बहुत सारे अपवाद हैं, यानी कठोर रूप से शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू नहीं है और चेक एंड बैलेंस दिखता है, ठीक है। अब एक ये सारा लिखा हुआ है जो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के तौर पर। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ये भी आपको मिल जाएगा। वही है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत की जगह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है भारत का संविधान। अब हमें शुरू करना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान कैसे बना और संविधान की विशेषताएं क्या हैं, क्या आलोचनाएं हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे संविधान बनने का आधार क्या था, कहाँ से शुरू हुआ। और ये आधार शुरू होता है कहाँ से, जब अंग्रेजों के समय से रेगुलेशंस शुरू हुए और एक्ट बनना शुरू हुआ, उससे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, राज्य। जब हम कहते हैं राज्य, तो ये राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला राज्य नहीं है। इस राज्य में 4 चीजें होनी चाहिए तो वो एक राज्य है, जिसमें एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य यहां देश के संबंध में है, ठीक है। निश्चित भूभाग हो, उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी एक सरकार होनी चाहिए और उसकी संप्रभुता भी होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए। संप्रभुता का अर्थ क्या है, यह सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, जैसे इंडिया का अपना एक निश्चित भूभाग है। जनसंख्या, भारत की अपनी एक जनसंख्या है। सरकार, भारत की अपनी एक सरकार है। और संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या है, सॉवरेंटी का मतलब क्या है, सॉवरेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके फैसलों पर कोई भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आपके फैसलों पर कोई भी आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं है, आप किसी भी दबाव से मुक्त हैं। भाई कल को अगर मान लीजिए भारत को अमेरिका कहे कि तुम्हें ये डिसीजन लेना ही लेना है, तो हम संप्रभु नहीं हैं, फिर तो हम उसके उपनिवेश की तरह बिहेव करेंगे ना, कॉलोनी की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर जब शासन करता था तो फिर हमारी अपनी सरकार नहीं थी, जनसंख्या तो हमारी थी ही, भूभाग भी हमारा था, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। ठीक है, तो हम राज्य नहीं कहे जा सकते। लेकिन आजाद होने के बाद हम राज्य हैं, हमारे फैसलों पर हमारा हक है। हम अपने फैसले किसी भी बाहरी दबाव में मोड़ नहीं कर सकते, नहीं मोड़ सकते, हमारे फैसले अपने होंगे। तो जब फैसलों पर कोई भी आंतरिक या बाह्य दबाव ना हो तो फिर वो संप्रभु है। ठीक है, ये चारों चीजें जब होती हैं तो हम कहते हैं कि राज्य है। तो राज्य की अवधारणा में ये 4 चीजें मैंडेटरी हैं, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। एक और टर्म जो हमने देखा था कि संवैधानिक कानून। कानून में हमने देखा कि भाई संवैधानिक कानून, और एक और कानून देखा हमने, संसद से पास जो कानून है उसको क्या कहते हैं, सांविधिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। तो एक प्रश्न आता है मन में कि क्या संविधान में वर्णित कानून ही संवैधानिक कानून है? ठीक है, या इसमें और भी कुछ आता है? और एक और बात कि संसद से जो पास हुए हैं कानून सांविधिक हैं, क्या वो संविधान के दायरे में आता है कि नहीं? तो ध्यान रखिए कि ये सब संविधान के दायरे में है, संविधान के दायरे में है। संसद को भी संविधान ने ही बनाया है।
तो संसद से पास कानून भी संविधान के दायरे में है। संविधान एक बड़ा हेड है। भारत का कोई भी कानून हो वो संविधान के दायरे में है, संविधान सम्मत है, संविधान के अनुसार है। और वो अगर वो संविधान सम्मत नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको न्यायपालिका स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो एक तो एक्ट हो गया भाई जो संसद से पास कराए जाते हैं, लेकिन संविधान में वर्णित जो कानून है, संवैधानिक कानून, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसमें पहला तो यही आता है कि संविधान में वर्णित कानून, जैसे संविधान में वर्णित है कि भाई अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और सजा दी जाएगी, उसके आधार पर फिर संसद से कानून भी बना हुआ है। संविधान के में जो भी कानून है, जो भी बताया गया है वो संवैधानिक कानून है। तो संविधान में वर्णित कानून संवैधानिक कानून। इसके बाद हम देखते हैं कि समय समय पर भाई संविधान सभा ने उस समय संविधान बना दिया तो क्या उसमें कुछ फेरबदल हुआ या नहीं? उसमें फेरबदल करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा, तभी तो अभी तक हम लगातार संशोधन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन से जो बदलाव हुआ या जोड़ा गया, जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक ले आया गया। अब संविधान में बदलाव होगा। कल के न्यूज़ एट 9 में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ बदलाव होगा। ठीक है, क्या क्या जोड़ा जाएगा, इसमें क्या क्या चेंज किया जाएगा। तो संविधान संशोधन से जो जुड़ा घटा वो भी। उसके बाद मैंने कहा कि भाई जो न्यायाधीश निर्मित कानून है, वो भी संवैधानिक है, संवैधानिक कानूनों के दायरे में आते हैं। समय समय पर कानूनों की समीक्षा करते हुए, रिव्यू करते हुए, जुडिशियल रिव्यू की ताकत हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 में जब पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि जुडिशरी के पास एक पावर है कि वो किसी कानून की समीक्षा करता है, रिव्यू करता है उसको और देखता है कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर डाउट खड़ा हो जाता है कि भाई ये संविधान सभा ने ये लिखा था, संविधान में ये कहा गया है, लेकिन इसका मतलब दरअसल क्या है। जैसे आर्टिकल 21 में पहले ये माना जाता था कि भैया सांस लेते रहिए, जिंदा रहिए, यही आपके जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का यही मतलब है। लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे अधिकार जुड़ते गए। उसमें शिक्षा का भी अधिकार आ गया, उसमें सांस लेने का भी अधिकार आ गया, अपने मन से शादी करने का भी अधिकार आ गया, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी एक्सप्रेस करने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के तहत आ गया। ये सब जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन इसका दायरा बढ़ते चला गया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से इस कानून का दायरा व्यापक हो गया और वो सब कुछ शामिल हो गया कानून में। जैसे हम देखेंगे 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जहां मन वहां संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़े, मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो संविधान के। ऐसा कुछ भी, जैसे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। अगर कोई सरकार संसद में कोई बिल लेकर आए और कहे कि भाई पंथ निरपेक्षता हमारा दर्शन नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष देश नहीं है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसको नहीं बदला जा सकता। तो 1973 में यही फैसला आया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी जहां संशोधन करना है करिए। तो वो भी एक कानून हो गया। ठीक है, वो डॉक्ट्रिन भी एक कानून हो गया। तो न्यायाधीश निर्मित कानून भी संवैधानिक कानून के दायरे में। और एक और चीज इसमें शामिल हो जाता है और वो है परंपरा में जो चीजें चली आ रही, जैसे अविश्वास प्रस्ताव कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकार, संसद में एक प्रस्ताव आता है कि भैया अब आपका लोकसभा में आप विश्वास में नहीं है, ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट दीजिए, साबित कीजिए कि आपके नंबर्स हैं, आप बहुमत में हैं और अपनी सरकार बचाइए। तो अविश्वास प्रस्ताव जब आता है और सरकार मान लीजिए उसको डिफेंड नहीं कर पाई, उस नंबर को नहीं हासिल कर पाई, उतने सांसदों को नहीं खड़ा कर पाई कि हम मेजॉरिटी में हैं,
तो उस मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, इसका मतलब सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ। अभी के लिए इतना समझिए कि सरकार को गिरना होता है, सरकार को हटना होता है, फ्रेश इलेक्शन होता है। लेकिन ये कहीं भी कानून में, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है, बल्कि ये परंपरा में चीजें चली आ रही हैं। इनमें भी कानून जैसी शक्ति है। तो ये सब संवैधानिक कानून का हिस्सा है। ठीक है, तो ये यहां तक का हो गया। अब हम शुरू करते हैं संविधान का जो फ्रेमवर्क है उससे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम। देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से, विस्तार से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हिस्ट्री में आप और डेप्थ में पढ़ेंगे या हिस्ट्री में आपको काम भी आ जाएगा, लेकिन हम चाहें तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। हम 1861 से शुरू कर सकते हैं, 1892, 1861 और 1909, 19 और 35 का अधिनियम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम शुरू से ही चलेंगे 1773 से। पहली बार जब ब्रिटिश संसद से इंडिया के लिए एक्ट पास हुआ, उस समय से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई और उसका एक पूरा आधार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। 2 हिस्सों में है, ये इतना बता देता हूं मैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहाँ पर 1600 के आसपास, जब चार्टर लेके आई, चार्टर मतलब अधिकार पत्र लेकर आई कि भारत में हम जाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो आई भारत में व्यापार करने के लिए। एक कंपनी थी, जैसे आप एक कंपनी को देखते हैं, कोई भी एक कंपनी उठा लीजिए, वैसे ही एक कंपनी है। कल को जैसे अमेज़ॉन आई है इंडिया व्यापार करने के लिए, या फोर्ड आया है व्यापार करने के लिए, वैसे ही एक कंपनी आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए। उसने वहाँ से अधिकार पत्र लिया था, यानी ब्रिटिश क्राउन से इजाज़त पत्र ले लिया था, अधिकार पत्र ले लिया था कि भाई हम जाकर वहाँ व्यापार करेंगे और कोई व्यापार नहीं करेगा, हम ही करेंगे। उसने देकर भेज दिया। वो आकर यहां पर मिले और उन्होंने अलग अलग जगहों पर कारखाने वगैरह खोले। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कंपनी का शासन चलता रहा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। 1773 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, लेकिन अभी भी कंपनी का ही शासन है। कब तक? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जाकर ब्रिटिश क्राउन ने सीधा सीधा अपने हाथ में लिया इंडिया को। तो 1858 तक यहां कंपनी का ही शासन रहा। लेकिन हां, 1773 से ब्रिटिश संसद से एक्ट पास होना शुरू हो गया, यानी ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर लगाम कसना शुरू कर दिया था 1773 से। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आया 1858 में। इसलिए 2 हिस्सों में हम इसको पढ़ते हैं। एक तो कंपनी का शासन, जिसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, फिर 1781 में संशोधन एक्ट आता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, फिर 1858 में अब भारत सरकार एक्ट आएगा। ठीक है, ये सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया इंडिया। तो 1858 का भारत सरकार एक्ट, फिर 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 का भारत परिषद एक्ट, फिर 1909, 19 और 35 आपको पता ही है, और फिर फाइनली 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस तरह से हम संविधान तक पहुंचने के लिए, संविधान जो हमारा अभी बना हुआ है उसमें 60-70%, 60-65% हिस्सा 1935 के एक्ट से लिया गया था। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वहीं से उठाया गया था। तो हमने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने धीरे 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 जो डिमांड्स रखी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी वैल्यूज थे, वो डिमांड्स रखते 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 उनको मनवाते मनवाते, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूरी में फाइनली कुछ कुछ ग्रांट करते हुए 1935 तक आते आते हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। और जब हमने संविधान अपना बनाया
तो 35 के संविधान से 60-65% हिस्सा हमने स्ट्रक्चर के तौर पर लिया। 35 वाला जो एक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा बल्कि था, भारी भरकम था, और हमारा जो संविधान बना वो भी दुनिया का सबसे भारी भरकम संविधान बना, ठीक है, जो कि इसकी एक आलोचना भी है। तो इसको हम समझना शुरू करेंगे 1773 से अगली क्लास में। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।